हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समान अध्ययन प्रश्न पत्र 4। इससे पहले के ऑलरेडी 3 सेट अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो पहले जाकर उसे देख लें, फिर आएँ और इसको देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप जाइए और अब पढ़ेगा इंडिया सर्च कीजिए और वहाँ आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को स्पीड को लेकर कुछ इशू था। कुछ लोगों का कहना है कि स्पीड इंक्रीज कीजिए, कुछ कहना है स्पीड डिक्रीज करिए, कुछ का ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले तो एक चीज़ बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के अकॉर्डिंग कि स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकूं, लेकिन यूट्यूब में एक सेटिंग है, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो भारत का स्थान जो है वो 112 है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 112। यहीं अगर प्रथम स्थान पे पूछे तो प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। देखिए, एक रिपोर्ट से 3 चीज़ों इंपॉर्टेंट होता है। पहले स्थान पर कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, और जारी करता कौन है। ये तीनों चीज़ जो है वो एक रैंकिंग से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं अगर हम लोग 12 जनवरी की बात करते हैं तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिद्धार्थ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सिद्धार्थ। वहीं अगर हम लोग राजीव कुमार की बात करते हैं तो राजीव कुमार को चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह की अगर बात करते हैं तो इनको प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिंधी को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। परम सिद्धि की अगर बात करते हैं तो परम सिद्धि को राष्ट्रीयकृत सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत सीडैक में स्थापित किया गया है। और भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है, जिसको कि 1991 में सीडैक के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो केरल जो है वो पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। एक चीज़ याद रखिएगा केरल से कि भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो भी केरल में ही है। केरल से और भी चीज़ें याद रखिएगा। केरल में देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य है केरल। ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। और यहाँ एक आई एम ऑल्सो डिजिटल और नमथ बसई कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक कुमार पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार पांडे। अगर हम लोग गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी की हत्या जो है वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग प्रदीप श्रीवास्तव की बात करते हैं तो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव से भी एक बुक की याद रखिएगा। इन्होंने एक बुक लिखा है बाय बाय कोरोना। नेक्स्ट हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम क्या था। तो इस खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का जो थीम है वो है 7 जून को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1974 में रामसार सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन था। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का है कोबर्ग प्रायद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगर हम लोग रामसार सूची की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत के कुल 42 स्थल जो हैं वो रामसार सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजू सा कला को शैली को जीआई टैग मिला है। इनका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है। तो इसका संबंध जो है वो मुख्यतः बिहार के भागलपुर जिले से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर जिले से। एक चीज़ याद रखिएगा, एक है दिन का नाम है दिव्यंत चक्रवर्ती देवी। वो इस लोक कला की वरिष्ठ चित्रकार मानी जाती हैं। बिहार से और भी कुछ उत्पाद याद रखिएगा जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे मधुबनी पेंटिंग, सिलाब खाजा, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, ये सब को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग की अगर बात करते हैं तो जीआई टैग का जो पंजीकरण है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। और पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था।
नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गति पोर्टल। और किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। गति पोर्टल की अगर बात करते हैं तो इस पोर्टल के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के भी निर्णय को गति मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा कि अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो उनका नाम है राहत इंदौरी। वहीं अगर हम लोग कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। जैसे कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जो जनता कर्फ्यू था वो 22 मार्च 2000 को लगाया गया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला जो पहला राज्य था वो था राजस्थान। और भारत में पहली कोविड-19 टेस्ट जो है वो महाराष्ट्र में टेस्ट बस जो है वो महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। और 11 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में लागू किया। नेक्स्ट हमारा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया है? तो इंदिरा वन मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस योजना का जो लक्ष्य है वो वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। वहीं अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना। अगर हम लोग बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा इंदिरा रसोई योजना, मुक्ति कारवा अभियान, प्योर फॉर श्योर अभियान, जन सूचना पोर्टल। वहीं अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र याद रखिएगा प्रोजेक्ट प्लेटिना, प्रोजेक्ट चूल्हा, शिव भोजन थाली योजना और मिशन 0। नेक्स्ट हमारा कि पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो देखिए टोटल अगर हम लोग पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो 2020 की ये बात कर रहा है। अब देखिए 2021 में भी अनाउंस हो गया है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। 2020 की अगर बात करेगा तो टोटल 141 लोगों को पद्म पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, जिसमें 7 लोग हैं उनको पद्म विभूषण, 16 लोग को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो 7 लोग पद्म विभूषण जिनको मिला है उनमें से 4 जो है उनको मरणोपरांत मिला है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। वो 4 कौन कौन है? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विश्वेश तीर्थालू। अगर यही बात हम अब 2021 की कर लेते हैं तो 2021 में टोटल 119 लोगों को ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि 7 लोग जो हैं वो पद्म विभूषण, 10 लोग जो हैं वो पद्म भूषण और 102 लोग जो हैं उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, 2021 के जो पद्म भूषण पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार है, इसमें 19 महिलाएं, 10 विदेशियों, 1 ट्रांसजेंडर सहित 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य की मशहूर चौक हाउ जिसको कि ब्लैक राइस कहा जाता है उसको जीआई टैग मिला है? तो ये जो है वो है मणिपुर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। वहीं अगर हम लोग मणिपुर की बात करते हैं मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम से याद रखिएगा नगोतखे सॉल, पांडुम सॉल, मियो पुआनचेई सॉल, ये सब को मिजोरम का है जिसको जीआई टैग मिला है। अगर हम आसाम की बात करते हैं तो आसाम से याद रखिएगा बोकासोल चावल और तेजपुर लीची जो है वो आसाम का उत्पाद है जिसको कि जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडॉल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। यह निम्न में से किस राज्य का पहल है? तो ये जो खुडॉल पहल है ये मणिपुर राज्य का पहल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किन्हें किया गया है? तो ये किन्हें किया गया है? हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, ये तीनों को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को। और क्यों मिला है इनको ये पुरस्कार? तो हेपेटाइटिस सी बी वायरस की खोज करने के लिए। वहीं अगर हम लोग रसायन के क्षेत्र में बात करते हैं तो रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल चापियर और जेनिफर ए डोडना को मिला है। शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है और साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को मिला है। नेक्स्ट है हमारा कि देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? तो देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ वनावरण की पूछे आपसे कि वनावरण कितना है भारत में तो 21.6% है, और वृक्षावरण पूछे तो 2.89% है, और दोनों मिलाकर पूछे तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24.56%। तो यहाँ पूछ रहा है वनों एवं वृक्षों दोनों से, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 24.56%।
नेक्स्ट हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का ये जो था वो तीसरा संस्करण था जिसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम में, जिसमें प्रथम स्थान जो था वो महाराष्ट्र का था, द्वितीय स्थान हरियाणा का और तृतीय स्थान जो था वो दिल्ली का था। वहीं अब याद रखिएगा जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में होगा उसका आयोजन जो है वो हरियाणा में किया जाएगा। एक क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने कब तक एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो केंद्र सरकार जो है वो एचआईवी एड्स को 2030 तक खत्म करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2030 तक। एक चीज याद रखिएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 2020 का जो एड्स दिवस का थीम था वो था इंडिंग द एचआईवी एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। वहीं एक चीज और याद रखिएगा 2025 तक देश से टीबी को भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला टायर पार्क जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। इस पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं अगर कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता से एक चीज़ और याद रखिएगा 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है उसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। वहीं अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली से याद रखिएगा नमस्ते थाईलैंड महोत्सव, योग महोत्सव, सोपान महोत्सव, 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, ये सब का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया है। देखिए ये सब जो है वो करंट का क्वेश्चन है और ये सब का मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवा रखा हूँ करंट अफेयर्स के वीडियोज में। जो वार्षिकांक एडिटोरिया का आया था उसके सारे सेट्स का एक्सप्लेनेशन मैं करवा रखा हूँ। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसे प्लेलिस्ट से जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार एसआई के एग्जाम में जो मेन फैक्टर है या जो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है कि जिससे आप लोगों का रिजल्ट होना है कि नहीं, वो है करंट अफेयर। पीटी के एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज है, इसलिए करंट अफेयर को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो कहीं से भी एक नंबर आपका मिस ना हो पाए। नेक्स्ट हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है। तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। और भारत कहाँ किया है, ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में किया है और इसे CSIR के द्वारा विकसित किया गया है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह जो सौर ब्रिज है वो 4 वर्ग फीट स्थान घेरता है और 3 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ये है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। और इसके द्वारा ये फेशियल वेरिफिकेशन के द्वारा ही सरकारी सेवाओं को एक्सेस किया जाता है। वहीं अगर हम लोग सिंगापुर की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा ये मानव पूंजी सूचकांक 2020, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 ये तीनों में पहले नंबर पर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिए थे। वहीं अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट हमारा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो ये किए हैं 7 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 बार। बिहार के मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और बिहार जो है वो 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। वहीं अगर हम लोग बिहार के हाईकोर्ट यानी पटना हाईकोर्ट की बात करते हैं तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल और अभी बिहार में चल रही है 17वीं बिहार विधानसभा जिसके अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा का अनावरण किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। वहीं अगर हम लोग स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा इन्होंने 1887 में बेलूर मठ की स्थापना की थी और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा कि किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही से रोकता है। देखिए रीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 तरह की रीट जारी होता है। जारी कौन करता है, उच्चतम न्यायालय भी जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जारी करता है। बस अंतर यही है कि उच्चतम न्यायालय है जो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रतिषेध रीट की, तो प्रतिषेध रीट क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रीट तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत या फिर अर्ध न्यायिक निकाय जो है अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिषेध रीट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है। निर्वाचक नामावली तैयार करना बिल्कुल करता है, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना ये भी करता है, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना ये भी करता है, पंचायत चुनावों का निरीक्षण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव का जो संबंधित कार्य है ये राज्य निर्वाचन आयोग देखता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 243 के तहत
क्या है कि पंचायतों में चुनाव का उल्लेख है, जिसका जो संबंधित कार्य है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। एक चीज़ याद रखिएगा, पहले जो ये संस्था थी मतलब निर्वाचन आयोग जो था वो 1 सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। अभी वर्तमान में 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनका नाम है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट हमारा ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थिति होना अनिवार्य है। तो ये कितना प्रतिशत है, कुल सदस्यों की 50%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। अगर हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 1/2 यानी कि 50% सदस्यों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। अगर यहीं हम लोग ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायतों का संगठन का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है। तो लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है वो अनिश्चितकालीन अधिकतम अवधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चितकालीन। देखिए भारतीय संसद की अगर बात करते हैं तो भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल कहा जाता है और इसकी अधिकतम अवधि का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। शून्यकाल की अगर बात करते हैं तो शून्यकाल की जो शुरुआत है वो 1960 में हुआ है और शून्यकाल के समय लोक महत्व के विषय पर उठने वाले प्रश्नों पर संसद जो है वो तुरंत कार्यवाही चाहता है। अगर हम लोग यही बात लोकसभा की करते हैं तो लोकसभा की जो संरचना है वो है अनुच्छेद 81 में। यह संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है। इसमें सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है और इसमें सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 25 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखें। विधि है, प्रस्ताव है, विधेयक है और अधिनियम है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है प्रस्ताव, उसके बाद आता है विधेयक, उसके बाद होता है अधिनियम और फिर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो बन जाता है विधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसको अरेंज कीजिएगा तो 3241 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए विधि की सामान्यता की अगर बात करते हैं तो इसका विवरण है अनुच्छेद 14 में। ये तो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करते हैं और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि अनुच्छेद 19 में इसका विवरण दिया गया है और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब सिर्फ 6 है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के एफ के तहत संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और इसमें अब सिर्फ 6 तरह की स्वतंत्रता है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वो 6 तरह की स्वतंत्रता है: बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता और देश के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता और व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। वहीं अगर हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अधिकार की बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 21 में है और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट है हमारा कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो यहाँ बात कर रहा है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार को परामर्श देता है महाधिवक्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 165 के अनुसार पर राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यह जो है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वहीं अगर हम लोग बात महान्यायवादी की करते हैं तो महान्यायवादी जो है भारत का वो है अनुच्छेद 76 में और यह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। महान्यायवादी से एक चीज याद रखिएगा, यह न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन या समिति में बोल सकता है, लेकिन मत देने का जो है वो इसको अधिकार नहीं है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 88 के तहत। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बना रहता है और इसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर में से कौन सही है। इसका गठन 1993 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष जो है वो भारत का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से सभी सही है।
नेक्स्ट हमारा भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो भारत में जो लोक निधि का अभिभावक होता है वो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसके लिए बना रहता है। यह जो है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। अभी वर्तमान में 14वें कैग हैं हमारे नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो है वो देश का संवैधानिक प्रधान तथा प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का विवरण दिया गया है। राष्ट्रपति पद की जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष और यह जो है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और इसको हटाने के लिए महाभियोग का भी वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में। वहीं अगर हम लोग संसद की बात करते हैं तो भारत का जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलाकर बनता है और इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 79 में दिया गया है। वहीं अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसको कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। यह बात कर रहा है विधान परिषद की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद। क्योंकि राज्य विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो इसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि यदि किसी राज्य की जो विधानसभा है वो अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद जो है वो उस राज्य में विधान परिषद स्थापित या फिर उसका लोप कर सकती है। विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो यह एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। इसमें सदस्यों की जो पदावधि होती है वो 6 वर्ष होती है। इसकी संरचना का विवरण जो है वो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और सदस्यता के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है। वहीं अगर हम लोग विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 25 वर्ष है और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुच्छेद 332 के आधार पर विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अगर हम बात अब लोकसभा की करते हैं तो लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में अधिकतम सदस्य संख्या 552। और एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है? तो भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया था, जो कि 24 मार्च 1946 को आया है और पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और सर स्टुअर्ट क्रिप्स जो थे वो इसके मेंबर थे। संविधान सभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। वहीं याद रखिएगा HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष और BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। अगर हम बात क्रिप्स मिशन की करते हैं तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है वो मार्च 1942 में। माउंटबेटन योजना की अगर बात करते हैं तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी और इस योजना को कांग्रेस कार्य समिति जो था वो 3 जून 1947 ईस्वी के ही बैठक में स्वीकार कर लिया था। वहीं अगर हम लोग साइमन आयोग की बात करते हैं तो साइमन आयोग 1927 ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट हमारा अस्थिरता पर किसी गैस का जो आयतन है वो कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो जो है वो बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। आप लोग पढ़े ही होंगे कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/V के। ये कौन से नियम के अनुसार? बॉयल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज जो है वो क्लोरीनीकरण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग लोहा और मैग्नीज की बात करते हैं तो लोहा का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चाइना, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। और मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र जो है वो एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीनों के भागों की बेल्टिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम पाउडर।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो ये बात कर रहा है वर्धानता की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह दोष जो है वो एक अनुवांशिक रोग होता है और इसका उपचार नहीं है। इस दोष वाले व्यक्तियों में रंग का भेद जो है वो कर पाना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ड्यूटेरियम की अगर बात करते हैं तो यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 2 होती है। इसका समान सूत्र जो है वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको D2O के नाम से जाना जाता है या फिर भारी जल के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग भारी जल की बात करें तो भारी जल की जो खोज है वो 1932 में यूरे और वॉर्समन के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट हमारा उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है H2SO4 को, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका प्रयोग जो है वो हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। तो देखिए विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की जो खोज है वो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे से याद रखिएगा इन्होंने डायनेमो का भी खोज किया था। वहीं अगर हम लोग वोल्टा की बात करते हैं तो वोल्टा से याद रखिएगा इन्होंने विद्युत बैटरी की खोज की थी। और रोडलफ डीजल से याद रखिएगा इन्होंने डीजल इंजन की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है। तो चालक की प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी जो चालक का प्रतिरोध है, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा R बराबर EL/A, जहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, E क्या है, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता है, और A क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है। जो तार का चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई में वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि करने पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी करने पर, ये सब में उस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है वो असीमित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असीमित। अगर हम लोग वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है वो परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा जो है वो आभासी बल है। आभासी बल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अपकेंद्रीय बल जो है वो आभासी बल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। देखिए वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाली जो बल होती है उसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का जड़ित्व बल होता है जो कि आभासी बल कहलाता है। वहीं अगर हम लोग अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो वृत्ताकार पथ पर केंद्र से अंदर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमीय सूत्र क्या होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को हम लोग जी से व्यक्त किया जाता है और इसका जो गुरुत्वीय बीमीय सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए। तो कुल ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग पलायन वेग की बात करते हैं तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए और वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, तो मतलब कहने का मतलब कि वो पृथ्वी पर पुनः वापस ना आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी की पलायन वेग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। वहीं अगर हम लोग सूर्य की पलायन वेग की बात करते हैं तो 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुव पर और सबसे न्यूनतम जो होता है वो विषुवत रेखा पर और केंद्र पर शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर। वहीं अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो किसी 2 वस्तुओं या पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। भूमध्य रेखा की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। कर्क रेखा की अगर बात करते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, मिस्र, मैक्सिको, ये सब जो है वो इसी रेखा पर स्थित है। अगर हम लोग मकर रेखा की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहलाती है। चिली, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सब जो है वो इसी रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो सूर्य की किरणें की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विकिरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
वहीं अगर हम लोग चालन की बात करते हैं तो चालन से याद रखिएगा इसके द्वारा उष्मा जो है वो पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के अपने स्थान से परिवर्तित किए बिना पहुंचती है और इसी विधि से ठोस वस्तु में उष्मा का संचारण होता है। वहीं अगर हम लोग संवहन की बात करते हैं तो इस विधि से उष्मा का संचरण जो है वो पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। गैस और द्रव में जो उष्मा का संचरण है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा वायुमंडल जो भी है वो भी संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वपरागन का परिमाण क्या होगा। तो स्वपरागन का परिणाम की अगर बात करते हैं तो यदि किसी पुष्प में परागना उसी के पराग के द्वारा होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं और स्वपरागन का परिमाण जो है वो अंत प्रजनन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंत प्रजनन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है वो पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो वैसे पादप को क्या कहा जाता है, आत्पोदित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको कि हम लोग हेलियोफाइट के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम लोग मरुद्भिद की बात करते हैं तो वो पौधे जो शुष्क स्थान पर उगते हैं अर्थात जहाँ जल की प्राय कमी होती है वैसे स्थान पर ये पौधे उगते हैं, जैसे कि नागफनी, कैक्टस जिसको बोलते हैं। अधिपादप की अगर बात करते हैं तो वैसे पौधे जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परिजीवी नहीं होते हैं उनको अधिपादप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम लोग प्रथम अस्थायी उत्पाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है फॉस्फोग्लिसरिक सेरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पौधे के वार्तिका एवं वर्तिकांग को किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी। इसको जो केसर है वो उसको कोकरस सेटिव इवाइस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। तो यह किससे नियंत्रित होती है, ये जो है वो एब्सेसिक अम्ल के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सेसिक अम्ल। वहीं अगर हम लोग जिब्रेलिक अम्ल की बात करते हैं तो बीजों के जो अंकुरन के लिए जिम्मेदार अम्ल है वो है जिब्रेलिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण में होती है। तो एमिनो एसिड की जो आवश्यकता है वो प्रोटीन के संश्लेषण में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के संश्लेषण में होती है। वहीं अगर हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लिपिड की अगर बात करते हैं तो यह एक अघुलनशील पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों एवं वनस्पतियों के उत्तक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत है। तो डाइस्टेट एंजाइम की स्रोत है लार ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि। यह जो है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। वहीं अगर हम लोग आमाशय की बात करते हैं तो आमाशय में भोजन के पहुंचने पर यहाँ पाइलोरिक ग्रंथियों से जठररस निकलता है। आमाशय में जो भोजन है वो लगभग 4 घंटों तक रहता है। वहीं अगर हम लोग अग्नाशय यानी पैनक्रियाज की बात करते हैं तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतस्रावी और बाह्यस्रावी मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। वहीं अगर हम लोग यकृत यानी लीवर की बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो है वो लगभग 1.5 kg से 2 kg होता है और भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी इंसान को भोजन में जहर देकर मारा जाता है तो उस व्यक्ति के मृत्यु के प्रकरणों की जांच में यकृत जो है वो एक महत्वपूर्ण सुराग की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है। तो यह है विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और यह जो है वो नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। वहीं विटामिन B1 की बात करते हैं तो विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल और विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। वहीं अगर हम लोग विटामिन की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है परंतु यह शरीर के मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई और के। नेक्स्ट हमारा कि ब्रिक का प्रत्यात्मक यूनिट है। तो ब्रिक का प्रत्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वृक्काणु, जिसको कि नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग ब्रिक यानी किडनी की बात करते हैं तो इसका वजन जो है वो 140 ग्राम के लगभग होता है और इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है मानव की पसलियों निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है। तो मानव की अगर बात करते हैं तो इसकी पसलियां जो है वो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई रहती है और मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 1997 में सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। कृषि की अगर हम लोग बात करते हैं तो कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है और भारत की लगभग 71% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आश्रित है। वहीं अगर हम लोग कृषि की बात करते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन और 24% भूमि जो है वो बंजर तथा बिना उपयोग की है। एक चीज़ और कृषि से याद रखिएगा, भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता है, जो जनक है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। वहीं एडम स्मिथ से याद रखिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल है और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका है। वहीं अगर हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक थे, उनका नाम था केन्स। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक प्रोफेसर लॉन्च थे, उनका कहना था कि नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो यह है पांचवी अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवी अर्थव्यवस्था। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी और पांचवें पे हमारा प्यारा देश भारत है। वहीं अगर हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है, ये इसको अगर सिंपल से लैंग्वेज में समझना है तो ये समझ लीजिए कि किसी देश की जो घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट हमारा मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में करते हैं। तो ये 90.10 के अनुपात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.1 के अनुपात में। सॉरी, मनरेगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनरेगा जो पहले नरेगा था, नरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुआ था, फिर 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया। इसका जो क्रियान्वयन है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, मनरेगा में एक प्रावधान है कि अगर कार्यस्थल जो है वो घर से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। नेक्स्ट हमारा कि पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति के द्वारा किया गया था। तो रेल बजट देखिए, पहले आम बजट था, दोनों एक की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग वर्ष 1923-24 की बात करते हैं तो इस समय रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था और फिर 2016-17 बजट में रेल बजट को आम बजट के साथ एक साथ प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अनुशंसा जो है वो विवेक देवराव समिति के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक देवराव समिति के द्वारा। वहीं अगर हम लोग रंगराजन समिति की बात करते हैं तो रंगराजन समिति से याद रखिएगा, इनका जो संबंध है वो भुगतान संतुलन से है। ट्रेन से अगर हम लोग रेलवे से बात करते हैं तो रेलवे से 2 समितियां के नाम और याद रखिएगा। एक याद रखिएगा अमिताभ कांत समिति, जो कि ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु सिफारिश किया है, और एक है सैम पित्रोदा समिति, जो कि रेलवे के आधुनिकीकरण करने हेतु सिफारिश किया है। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए, जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में पारित किया गया है। जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम वॉल्टर जी रेजोन के द्वारा किया गया था और वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया जा चुका है। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ और अधिनियम भी याद रखिएगा, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। एक साइड राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे साइड स्थान दिया हुआ है। तो अगर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं गुरु घासीदास, तो गुरु घासीदास किसके साथ मैच करेगा। गुरु घासीदास जो है वो छत्तीसगढ़ में है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से और याद रखिएगा इंद्रावती और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मुरलेन उद्यान की, तो मुरलेन उद्यान जो मैच करेगा मिजोरम के साथ मैच करेगा। मिजोरम से और याद रखिएगा फाबन गुआपाई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर हम लोग वाल्मीकि उद्यान की बात करते हैं तो वाल्मीकि उद्यान जो है वो किसके साथ मैच करेगा, ये बिहार के साथ मैच करेगा। और नोकरेक उद्यान जो है वो मेघालय के साथ मैच करेगा। मेघालय से एक और ये उद्यान याद रखिएगा बालपक्रम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69,
क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो ये कौन सी नदी को दिया गया है, ये दिया गया है दामोदर नदी को। वहीं दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी की अगर हम लोग उद्गम की बात करते हैं तो ये छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है और इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ हैं वो हैं बराकर, कोनार और जमुनिया। वहीं अगर हम लोग यमुना नदी की बात करते हैं तो ये बंदरपूछ से पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। बेतवा, केन, गिरी, चंबल ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। वहीं अगर हम लोग हुगली नदी की बात करते हैं तो यह गंगा नदी की एक शाखा है जो कि धूलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है जलांगी। नेक्स्ट हमारा कि हॉटपॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हॉटपॉट शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम नॉर्मन मॉरियस के द्वारा 1988 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है। तो भारत की अगर हम लोग विरासत पशु की बात करते हैं तो भारत का जो विरासत पशु है वो हाथी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी को कहा जाता है। वहीं एक चीज़ याद रखिएगा, अगर राष्ट्रीय पशु पूछे तब आपका जो आंसर होगा वो बाघ होगा। वहीं राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी और राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। वहीं अगर एक चीज़ और याद रखिएगा, हाथी से विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है और कब 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन से होता है। तो ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक काली मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी ये के नाम से भी जाना जाता है और यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है और इसका काला रंग जो है वो टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। वहीं अगर हम लोग लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह जो मिट्टी है वो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है और इसका लाल रंग जो है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। वहीं अगर हम लोग जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, मतलब एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, तो इसमें पोटास की बहुलता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग लैटेराइट मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है और इसमें चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए इसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग मूरिया की बात करते हैं तो मूरिया छत्तीसगढ़ सुमेलित है, रियांग त्रिपुरा सुमेलित है। उसके बाद गरसिया ये हिमाचल प्रदेश, ये गलत है क्योंकि गरसिया जो है वो राजस्थान की जनजाति है। वहीं अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा गड्डी, कनौरा, लाहौली ये सब जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। वहीं अगर हम लोग जौनसोरी उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड से और भी याद रखिएगा जैसे थारू, कोय, मारा, नीति, भोटिया, खास ये सब जो है वो उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर को यानी क्षोभ मंडल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। जो विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं हैं जैसे ओला, कुहासा, आंधी, वर्षा, बादल का गरजना, चमकना, ये सब जो है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर जो है वो वायुमंडल का सबसे निचली वाली परत है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं समताप मंडल की, तो इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में एक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मुलाभ मेघ यानी मदर ऑफ पेर्ल क्लाउड कहते हैं। वहीं अगर हम लोग आयन मंडल की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है वो 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है और यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा आयनीकृत होता रहता है। संचार उपग्रह जो हैं वो इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर के समानांतर बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी तट। यह जो है वो विश्व की यह जो है वो सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है और इसे पानी के बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है। एक साइड देश दिया हुआ है, दूसरे साइड राजधानी दिया हुआ है। नाइजीरिया अंबुजा सुमेलित है, बोत्सवाना गैब्रोन सुमेलित है, युगांडा किगाली सुमेलित नहीं है क्योंकि किगाली की अगर हम लोग बात करते हैं तब याद रखिएगा युगांडा नहीं रवांडा। वहीं युगांडा की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है वो है कनपाला। सोमालिया मोगादिशु ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास भारत की जो सीमा है वो लगती है। वहीं अगर सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की बात करें तब अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश से एक चीज याद रखिएगा, बांग्लादेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के साथ ये सीमा लगती है। वहीं भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक चीज़ बांग्लादेश से ये याद रखिएगा, बांग्लादेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों से जो लगती है उसमें एक राज्य है त्रिपुरा, और बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है उसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम जो कि आंध्र प्रदेश, कराईकल जो कि तमिलनाडु और माहे जो कि केरल में सम्मिलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी की अगर बात करते हैं तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बी नारायण स्वामी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है या फिर पिग्मेलियन पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट निकोबार में। वहीं अगर आपसे पूछ दे भारत की मुख्य भूमि की अगर दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछ दे तो भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, केप कैमरीन। वहीं अगर उत्तरतम बिंदु की बात करें तब है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करें तब है गौर माता गुजरात, और पूर्वोत्तर बिंदु की अगर बात करें तब है कीवतु अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है ग्लेशियर के पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। तो इसको अपक्षरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे सिक्किम, चौथे पे मणिपुर और 5वें पे नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। नेक्स्ट है हमारा कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोल डैम परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से। एक और याद रखिएगा, नाथपा झाकरी परियोजना भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर, यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो हिमाचल प्रदेश ही है। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो शिलालेखों का जनक जो है वो अशोक को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक को कहा जाता है। और अशोक की जो शिलालेख थी वो उसको सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक की जो शिलालेख है वो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमैक लिपि में खुदे हुए हैं। वहीं अगर हम लोग अशोक की बात करते हैं तो अशोक से और याद रखिएगा, इसने 261 ईस्वी पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया था और जीत लिया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। भारत में जो शिलालेखों का प्रचलन है वो सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। इसके द्वारा प्रमुख 14 शिलालेखों का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करते हैं तो इसे मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। विलियम जोन्स जो था वो इसे सैंडोट कोटेस के रूप में पहचान कराई थी। इसने 322 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो यह जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसका जो अंतिम समय था वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया था और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। वहीं अगर हम लोग कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी जो थी वो पुरुषपुर पेशावर थी। फिर इसकी दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। इसने जब गद्दी पर बैठा था मतलब 78 ईसा पूर्व में, तो 78 ईस्वी में, तो इसने एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहते हैं। गंधार कला शैली और मथुरा शैली का विकास भी जो है वो इसी के काल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है मिलिंद पाहो क्या है। तो मिलिंद पाहो की एक बौद्ध पाठ्य ग्रंथ है जो कि इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध पाठ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था। तो ये किया था अमीर खुसरो ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं तो इसका जो जन्म है वो 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। वहीं अगर हम लोग बर्नी की बात करते हैं तो बर्नी जो था वो एक इतिहासकार और एक राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में भारत में रहा था।
एक पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ा शाही, वो इसी बर्नी की ही कृति है। वहीं अगर हम लोग इब्न बतूता की बात करते हैं तो यह एक मोरक्को यात्री था जो लगभग 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। पहले इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और फिर सुल्तान ने इसे राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था। इसकी भी एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करते हैं तो इसने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इसके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहबली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो ये कौन से असमिया भाषा को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असमिया भाषा को। शंकर देव की अगर बात करते हैं तो ये असम के महान धर्म सुधारक थे और इनका संदेश जो है वो विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। भक्ति आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये 6वीं शताब्दी में इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो तमिल क्षेत्र से हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था। तो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब के द्वारा किसको भेजा गया था, ये शाइस्ता खान को भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बात है 1660 ईस्वी की, जब औरंगजेब जो था वो अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करता है और शिवाजी को पकड़ने का आदेश देता है। वहीं अगर हम लोग अफजल खान की बात करते हैं तो बीजापुर के जो सुल्तान जो था वो अपने योग्य सेनापति अफजल खान को 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजता है, लेकिन शिवाजी जो थी वो इसके हत्या कर देते हैं। अबुल फजल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था और इसने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। ये बात कर रहा है विलियम बेंटिक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक की। वहीं अगर हम लोग विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय की सहायता से इसने 1829 में सती प्रथा समाप्त किया था। स्लीमन की सहायता से इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। मैकाले की अनुशंसा पर इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। वहीं अगर हम लोग मिंटो प्रथम की बात करते हैं तो इसका टेन्योर था 1807 से लेकर 1813 तक। इसी के काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेडकॉप के द्वारा किया गया था। वहीं हम लोग वारन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो इसका टेन्योर था 1784 से लेकर 1785 तक। इसने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 में। 1781 में इसने कलकत्ता में एक मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा खोला था और इसी के काल में गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो था वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात लॉर्ड ऑकलैंड की करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो 1836 से लेकर 1842 तक है। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था और इसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने दिया था। नेक्स्ट हमारा कि किस आंदोलन में हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। तो देखिए हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों का समर्थन से सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था, लेकिन साथ ही साथ असहयोग आंदोलन में भी हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि महात्मा गांधी जो थे वो हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों में पुनः कभी प्रस्तुत नहीं हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं असहयोग आंदोलन की तो ये जो था वो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत किया था। इसकी पुष्टि जो है वो कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है और इससे दुखित होकर गांधी जी जो थे वो 11 फरवरी 1922 को यह आंदोलन बंद कर देते हैं। वहीं अगर हम लोग चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग है वो 1917 में गांधी जी ने यही किया था और इसी विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, बिहार के एक नेता थे किसान राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के कहने पे गांधी जी जो थे वो चंपारण आने के लिए प्रेरित हुए थे। वहीं अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति ने गांधी जी को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हैं और ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अंग्रेज जो है वो गांधी जी और उनके सभी कांग्रेस कार्यकर्ता को जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अगर हम लोग बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन तो रविन्द्रनाथ टैगोर सुमेलित है। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी कह रहा सुमेलित है, यहाँ पूछ रहा है। तो स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का रविन्द्रनाथ टैगोर समर्थन जरूर किए थे लेकिन वो सक्रिय भूमिका में नहीं थे। वहीं स्वराज पार्टी महात्मा गांधी ये भी गलत है, क्योंकि स्वराज पार्टी का जो गठन है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस ये बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन सी राजगोपालाचारी ये गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो गांधी जी के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे हैं 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थी। देखिए 1937 में जब प्रथम आम चुनाव होता है तो कांग्रेस जो है वो 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना लेती है, लेकिन बंगाल, पंजाब और सिंध पूर्ण में उसे बहुमत नहीं मिला था। इसके कारण वो अपनी सरकार नहीं बनाती है। यहाँ गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल तथा पंजाब। नेक्स्ट हमारा गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए गुजरात में साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो 1916 में किया गया था। गांधी जी जो थे वो अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा 1916 और 1917 में, क्योंकि कुछ बुक्स में दिया हुआ है 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और कुछ बुक में 1917 में दिया हुआ है कि जब गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी 1915 में किए थे, फिर 1917 में यही आश्रम जो है वो साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, और तब से यह साबरमती आश्रम कहलाने लगता है। तो ये थोड़ा सा 1917, 16 और 17 में डिस्प्यूट है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। वहीं अगर हम 1917 की बात करते हैं तो 1917 से एक चीज़ और याद रखिएगा, गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया था 1917 में, और तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करवाया था। वहीं अगर हम लोग 1918 की बात करते हैं तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में किया था, और गांधी जी जो थे वो गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन था वो कलकत्ता से होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता से। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो दिल्ली में किया था वो हैदर राजा ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, और स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार के मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट के साथ बतलाइए। चौरी चौरा कांड की अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन स्थगित की अगर बात करते हैं तब है 12 फरवरी 1922, और बारदोली प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तब ये है 11 फरवरी 1922। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा INS विक्रमादित्य है। तो INS विक्रमादित्य क्या है, यह रूस से आए वाला एक वाहन पोत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विमान वाहक पोत। इसको भारत जो है वो रसिया से लिया है, और इसे 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा देश जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में सम्मिलित नहीं है। देखिए सार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। जो 8 देश हैं वो है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। इसकी जो स्थापना है वो 1985 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। यहाँ पूछ रहा कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो सिंगापुर जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में अगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1974 में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। तो सौभाग्य योजना का संबंध जो है वो देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए। इसकी शुरुआत जो है वो 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि बंगाला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों के द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई के समय इस उत्सव को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। मेघालय से और चीज़ याद रखिएगा, मेघालय में नोगरकेम डांस फेस्टिवल और बेहदीन खलम महोत्सव भी मनाया जाता है। वहीं अगर हम लोग मिजोरम की बात करते हैं तो इसमें चापचारकूट त्यौहार मनाया जाता है। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा नारंगी महोत्सव, संगाई महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। और अगर त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा निर्मल जल महोत्सव, खर्ची पूजा महोत्सव और लाई हरोबा महोत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।